हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मैथ का जो आपको 1 मार्च 2024 को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम आपके लिए लेकर आ गए मॉडल सेट 1। ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए स्पेशल होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। ये हमारा मॉडल सेट 1 है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या समझने से पहले ऐसा कोई भी संख्या जो बट्टा में हो, ऐसा कोई भी संख्या जो बट्टा में हो, p/q के फॉर्म में हो। अब p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये बात हम लोग बिल्कुल जानते हैं, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देते हैं √3। तो √3 क्या आपका परिमेय संख्या होगा भाई? तो बोलेंगे सर जी √3 तो परिमेय संख्या नहीं होगा। बिल्कुल काट दीजिए सर जी। अब देखिए पाई क्या परिमेय संख्या होगा जी? नहीं होगा। क्या 4/0? देखिए 4/0 उन्हें p/q के फॉर्म में तो है, p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं हो। लेकिन यहाँ पर देखिए q 0 है, इसके कारण ये क्या हो? परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या तभी होगा जब कोई भी चीज़, कोई भी नंबर बट्टा में हो, फ्रैक्शन में हो और बट्टा p/q के रूप में और q कभी भी 0 ना हो। यहाँ लेकिन देखिए q 0, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। आइए चौथा जो ऑप्शन है 0/4, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 0/4 क्या बट्टा में है और p/p क्यू के फॉर्म में क्यू कभी भी 0 नहीं है। p 0 हो जाएगा लेकिन q 0 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन, निम्न बहुपद में कौन सा द्विपद है? ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है, द्विपद एक पद। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे भैया जी? देखिए x² है और ये 2 है, तो ये एक पद है और एक पद है, तो कई पद हो गया बोलेंगे सर जी? तो बोलेंगे सर जी ही तो 2 पद है। तो चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को भी हम लोग समझते। देखिए इसमें कई गो पद है? तो बोलेंगे सर जी एक पद, 2 पद और एक 3 पद। तो इसको 3 पद पूछता तो ये वाला आंसर मारते सर जी, ठीक है। इसमें देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद, प्लस माइनस से देखिए जुड़ता है, तो ये भी हमारा 3 पद वाला है, लेकिन ये हमारा 1 पद वाला है, ठीक है। तो हमारा 2 पद बोला था, तो हम लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल लगा दिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जरा हम लोग अच्छा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एक्स अक्ष है, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया बाबू, और ये हमारा क्या हो गया? वाई अक्ष हो गया। अब एक अक्ष मान लीजिए कोई यहाँ पर है, तो एक अक्ष से जो दूरी होगा तो कहाँ पे होगा? इधर जाइएगा या तो इधर जाइएगा, वाई में ना जाइएगा। और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोटि बोलते हैं। और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन बोला है जो एक साइड से कोई भी दूरी क्या कहलाएगा? वाई कहलाएगा। वाई मतलब कोटि कहलाएगा। देखिए यहाँ पर बोला एक अक्ष से किसी बिंदु को दूरी, मान लीजिए एक अक्ष यहाँ पर है और यहाँ से कोई भी बिंदु को दूरी यहाँ पर क्या होगा? वाई अक्ष होगा। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कोटि हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा 2 चर वाला रैखिक समीकरण? देखिए रैखिक समीकरण मतलब क्या है? जिसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? पावर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और देखिए अब यहाँ पर 2 चर के बाद बोला, 2 चर मतलब देखिए चर किसको बोलते हैं? जैसे A B C D इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। मतलब 2 चर होना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बोले सर जी इसका पावर तो 1 है और समीकरण होने के लिए क्या होना है? बराबर 0 भी चाहिए। देखिए बराबर 0 और पावर 1 भी है। तो बोलेंगे सर जी रैखिक समीकरण हो जाएगा? तो बोलेंगे हाँ रैखिक समीकरण तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या बोला? 2 चर वाला ना बोला, 2 चर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए भैया जी। तो 2 चर तो यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर एगो चर है, लेकिन यहाँ पर एगो चर, यहाँ पर XYZ कुछ ऐसा लगा है? नहीं लगा। तो इसका मतलब 1 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। आगे देखिए इसमें देखते हैं थोड़ा 3x + 2 = 0। तो रैखिक समीकरण तो है लेकिन एक ही गोचर है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखिए समीकरण तो है लेकिन यहाँ पर एक ही गोचर है, तो 1 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इस समीकरण भी है और पावर भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए रैखिक समीकरण के लिए। और देखिए 2 चर भी, यहाँ x है और यहाँ y है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर जी 20 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है? तो 2 कोण का जब मिला के योग यदि आपको 90 डिग्री होता है सर जी, तो हम लोग बोलते हैं पूरा कोण। तो पहला कोण का मान यदि 20 डिग्री दिया तो b का वैल्यू क्या निकलेगा? तो बोलेंगे
20 बराबर 90 माइनस 20 करिए ना तो बी का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा सर जी, तो बोलेंगे 20 डिग्री का पूरा कोण जो हमारा 70 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, तो त्रिभुज मान लीजिए एक त्रिभुज है, उसका 3 गो कोण है, उसका योग क्या होता है, तो आपको ही पता है भैया त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, 180 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर बोल देंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं एक चतुर्भुज के 3 गो कोण है बाबू, 3 कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा सर जी, तो चौथा कोण आपको बताया तो चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 90 90 90 90 90 360 होता है। इसमें 3 गो कोण मान लीजिए दे दिया, एगो नहीं दिया, तो 360 में घटा देंगे। देखिए पहला कोण का मान कितना है 90 है, दूसरा कोण का मान कितना है 90 है, तीसरा कोण का मान कितना है 75 है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, 9 9 18 18 7 25 255। तो 360 4 गो कोण का योग होता है, 255 घटा देंगे तो चौथा निकल जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 0 और 105 डिग्री हमारा चौथा कोण निकल जाएगा। चौथा कोण का ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज है, मान लीजिए कोई एक समचतुर्भुज है बाबू, और समचतुर्भुज के विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण यहाँ पर दिया है। विकर्ण यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, मतलब पहला जो हमारा D1 मान लीजिए, आई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा D2 हो जाएगा। मतलब पहला विकर्ण कितना दिया हमारा 24 दिया है, और दूसरा जो विकर्ण दिया हमारा कितना दिया है 10 दिया है। तो बोल रहा है ये एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो देख लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, तो क्या होता है 1/2 गुना D1 इंटू D2, मतलब जो दोनों विकर्ण का गुणनफल होता है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबूआ, तो है 1/2 और गुना D1, मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो 1/2 और गुना पहला विकर्ण कितना हो जाएगा 24 और दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 10। तो इसको यदि कटवाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 दही ये कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं सर जी, क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। एक सर्कल है, सर्कल में देखिए हम आपको बताते हैं, ये भी हमारा जीवा कहलाएगा, ये भी हमारा जीवा कहलाएगा, सभी हमारा क्या है जीवा कहलाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो जीवा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप तो लॉलीपॉप है, त्रिभुज का मान लीजिए कोई भुजा है, अब मान लीजिए यहाँ पर ही 40 दिया है, 24 दिया है, आई कितना दिया 32 दिया, तो इसका परिमाप कैसे निकलेंगे, इसको तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बाबू, A + B + C है ना। तो A का मान 40 और B का मान 24 और C का मान लीजिए 32। तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 भी 60 60 60 60 60 और 30 90 90 और 2 96 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा 96 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 96 मीटर, इसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो ये बोला घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो इतना है, तो ज़रा समझिएगा घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर बराबर हमारा 96 है, तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो 96 यहाँ पर हो जाएगा 96/6, तो क्या हो जाएगा 6 से काटेगा तो 16 × 96, a स्क्वायर बराबर हमारा 16। तो स्क्वायर जब हटेगा तो a बराबर क्या होगा √16 होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 × 16। भुजा कितना निकल गया 4 निकल गया। भुजा निकल गया तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यों, घन का जो आयतन होता है तो क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यू होता है। मतलब क्या होगा 4 का क्यू करेंगे तो क्या होगा 64 हो जाएगा। क्या होगा 64। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है 17
15, 17, 19, 20, 5, 6, 9, 13, 18, 17, 5, 6, 9 में 17 की बारंबारता ज्ञात करिए। 17 देखिए 17 का वो है, वो यहाँ पर 17 है, एगो यहाँ 17 है और एगो यहाँ पे 17 है। 17 की बारंबारता कई गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। 17 की बारंबारता बोला तो 17 कई बार आया, 3 बार आया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोला किसी घटना की प्रायिकता क्या होगा, कोई यदि कोई घटना घट रहा है तो उसका प्रायिकता क्या होगा। तो याद रखिए कोई घटना घट रहा है मतलब निश्चित घटना हो जाएगा। जब निश्चित घटना हो जाएगा तो उसका प्रायिकता जो हो जाएगा बाबू, निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल सेट 1 था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।